नमस्कार बंधुओं। आज हम आपके समक्ष बहुत ही गंभीर मामला लेकर आए हैं और वो है बच्चों में जाति उन्माद। आपने धार्मिक उन्माद के बारे में तो सुना होगा, लेकिन वर्तमान समय में उससे भी अधिक गंभीर है जाति उन्माद। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसकी संरचना जाति एवं वर्ण के आधार पर विकसित की गई है। ये जाति एवं वर्ण व्यवस्था का उद्गम आज का नहीं है, इसकी नींव कई वर्ष पूर्व ही पड़ चुकी है। बस हम इसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाने का काम कर रहे हैं, जिस कारण से बड़ों से लेकर बच्चों तक में ये जातीय भेदभाव की मानसिकता स्वतः ही पनपती आ रही है। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो बच्चों में इस प्रकार की मानसिकता का होना आने वाले समय में दूसरों के प्रति हीन भावना, दुर्व्यवहार, भेदभाव से युक्त समाज का गठन करना है। आपने अक्सर ही सुना व देखा होगा कि स्कूल एवं विद्यालय में बच्चों में जाति व वर्ण को लेकर भेदभाव रहते हैं। कभी कभी तो उच्च निम्न जाति को लेकर बच्चों में आपसी मतभेद इतना बढ़ जाता है कि बात बड़ों के बीच लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। यदि आप गौर करेंगे तो एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की मित्रता या लगाव अपने स्वजाति व वर्ण वाले बच्चों से स्वतः ही हो जाती है। उस समय आपको कक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से जाति आधारित समूह महसूस होंगे। वैसे तो इस देश में जाति के आधार पर असमानता एक साधारण बात है, लेकिन जब ये असमानता भेदभाव स्कूल में पढ़ रहे नौनिहालों के बीच अपनी पकड़ बना ले तो ये चिंताजनक है। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों में इस प्रकार की मानसिकता का जन्म कहाँ से होता है। जिस उम्र में बच्चे खेलने के आगे अपनी भूख तक को भूल जाते हैं, उस उम्र में उन्हें जाति, वर्ण, धर्म कैसे याद रह जाता है। बच्चों में वयस्क से अधिक सीखने व समझने की क्षमता होती है। वे अपने आसपास के वातावरण तथा अपने परिवार में जो देखते हैं उसको जल्दी ही अपनाना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन का अनुसरण करते हैं और ये एक अच्छी आदत होती है। लेकिन क्या बड़े बुजुर्गों द्वारा उनको सदैव अच्छे ही संस्कार के लिए प्रेरित किया जाता है? क्या घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा सही एवं सकारात्मक विचार रखते हैं या कर्म करते हैं? बच्चों के व्यवहार एवं आचरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं और वो हमारा अनुसरण करके क्या सीखते हैं। दोनों ही बातें अलग हैं, परंतु दोनों का ही महत्व बहुत अधिक है। इस बात को सरलता से समझने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में इन सब का अभाव है। वहाँ भी आपको बच्चों के व्यवहार में भिन्नता काफ़ी हद तक दिखाई देगी। चलिए इस मामले को एक किस्से के माध्यम से समझते हैं। ये किस्सा है नगर में रहने वाले एक शिक्षक बसंत लाल जी का, जो विद्यालय अवकाश के वक्त अपने शिक्षक मित्र के साथ उनके गांव गए थे। बसंत लाल जी स्वभाव से विनम्र एवं तर्कशील व्यक्ति थे। गांव पहुंचकर दूसरे दिन उनके मित्र किसी व्यक्तिगत कार्य से गांव से बाहर गए हुए थे। बसंत जी ने गांव घूमने का विचार बनाया और वे निकल पड़े गांव की सैर के लिए। उन्होंने बहुत से मनोहर स्थानों का भ्रमण किया। वे थक चुके थे, इसीलिए वे आराम करने के लिए एक स्थान पर रुककर बैठ गए। वहाँ एक मैदान था और उस मैदान से लगकर एक घर था, जिसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे।
उन बच्चों को खेलते देख उनका मन बड़ा ही प्रफुल्लित हुआ। कुछ देर बाद उस घर से एक महिला बाहर आई और वो डांटते हुए अपने बच्चे को घर के अंदर लेकर गई। थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा बाहर आया और फिर से वापस बच्चों के साथ खेलने लगा। बसंत जी यह सब देख रहे थे और उन्होंने गौर किया कि सभी बच्चे पूर्व की तरह ही खेल रहे थे, परंतु उनमें से एक बच्चा अब अलग खड़ा होकर अन्य बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उनसे रहा नहीं गया और वो कारण जानने के लिए बच्चों के पास गए। अलग खड़े बच्चे से उन्होंने बड़ी ही सहजता से उसका नाम पूछा। उस बच्चे ने अपना नाम भीकू बताया। अन्य बच्चे भी उनके पास आकर खड़े हो गए। फिर बसंत जी ने दूसरे बच्चे से उसका नाम पूछा, जिसे अभी-अभी उसकी माँ ने डांटा था। उस बच्चे ने बड़े ही रौब एवं गर्व के साथ अपना नाम रवि प्रताप सिंह बताया। फिर बातों-बातों में ही बसंत जी ने बच्चों से पूछा कि तुम लोग भीकू को अपने साथ क्यों नहीं खेलने दे रहे हो? इस पर रवि ने बताया कि भीकू हमसे जाति में निम्न है, वो हमारी बराबरी का नहीं है और उसके माता-पिता दोनों ही हमारे यहाँ काम करते हैं। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे भीकू से दूर रहने के लिए कहा है। धीरे-धीरे बसंत जी को पूरा माजरा समझ में आने लगा था। अगले ही पल उन्होंने फिर से भीकू से उसका नाम पूछा। बार-बार पूछने पर भी भीकू के अंदर रवि के जैसा आत्मविश्वास न था कि वह अपना पूरा नाम बता सके। शाम काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए बसंत जी घर वापस आ गए। अब उनको धीरे-धीरे गांव का माहौल समझ आ चुका था। अगले दिन वे अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उनके मन में उलझन थी, ये सोचकर कि आज भी गांव में ये हालात हैं कि यहाँ ऊंची जाति के द्वारा निम्न जाति का शोषण निरंतर हो रहा है। जब बड़े ही ऐसी मानसिकता के शिकार हैं तो बच्चों को क्या शिक्षा मिलती होगी, जो उन्हें देखकर समाज के प्रति अपना व्यवहार व आचरण अपने बुजुर्गों के समान ही विकसित करते हैं। जब बड़ों की ही हिम्मत नहीं होती वे सर उठाकर अपने पुश्तैनी कार्य अथवा पेशे पर गर्व कर सकें, तो बच्चों में अपनी पहचान एवं पिता के पेशे कार्य आदि को लेकर हीन भावना का आना स्वाभाविक है। याद रखिए, परिवार में भरण पोषण के लिए किए जाने वाले कार्य पेशा कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए एवं अपने बच्चों के अंदर कभी भी अपने पेशे व कर्म को लेकर हीन भावना को ना पनपने दें। बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल का होना अति आवश्यक है और इसकी जिम्मेदारी हर एक माता-पिता की होनी चाहिए। यदि हम अपनी सोच को बृहद करें और इस जातीय हीनता, भेदभाव, शोषण जैसी समस्या के बारे में शहरी परिवेश के स्तर पर विचार करें तो पाएंगे कि वर्ण, जातीय हीनता, भेदभाव, शोषण, असमानता, छुआछूत गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी समान रूप से दिखाई पड़ती है। लोग आज भी इस सामान्य सी दिखाई देने वाली जटिल समस्या से जूझ रहे हैं, फिर भी उसका विरोध करना नहीं चाहते। इसका मूल कारण यह है कि धनाढ्य लोगों को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मध्यम वर्गीय लोगों के पास आजीविका चलाने की वजह से समय नहीं है और गरीब लाचार लोगों के पास हिम्मत नहीं है। लेकिन इस समस्या से तीनों वर्ग ही प्रभावित होते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।